कैसा कुछ आएगा तो ही केस बेस भी कर पाओगे। एज ऑफ सो अस्सी में कितने नंबर बन जाएंगे? 80 में सर 65 से ऐसे ही आएंगे। नाउ सर हमारे सर भी ऐसे भटकते हैं, यानी नंबर ज़्यादा काट। दूसरा लड़कन का देखिए, एक इन 1900 एक पिक्चर दिखाई गई फेमस म्यूजिक पब्लिशर E.T. पॉल ने। सो फेमस म्यूजिक पब्लिशर E.T. पॉल ने एक पिक्चर दिखाई, तो वो पिक्चर क्या था? सर हाँ। इससे पढ़ा दो सर। एक मिनट। तो ऐसा कुछ बताया कि द डॉन ऑफ सेंचुरी, ये देखो ये पिक्चर बनाई, तो ये नाम याद रहना चाहिए राइटर का। उसने दिखाया कि जो हम लोग हैं, हम ईस्ट के हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज कौन सा है? यूरोप है, अमेरिका है। तो उसने दिखाया कि वहाँ मैकेनिक्स है, वहाँ उदय हो रहा है, और हम लोग पास्ट हैं। ऐसा उसने दिखाया। इस चीज़ को कहते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था कि जिसकी वजह से यूरोप में या ब्रिटिश में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, जिसमें एक साथ 1000 धागे बनाए जा सकते थे कॉटन से, और साथ में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जिससे ट्रेन बनाई जा सकती थी। इन दोनों आविष्कार की वजह से ही ब्रिटिश ने पूरे दुनिया में कब्जा कर लिया। मतलब साइंस का ऐसा डोमिनेंस पहले कभी देखा ही नहीं गया। साइंस ने दुनिया पे कब्जा करवा दिया, क्योंकि अब उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उनको कॉटन चाहिए था, उनको कोयला चाहिए था, जिससे कि वो कॉटन ले सकें और 1 रुपए के कॉटन से 200 रुपए की टी शर्ट बना के बेच सकें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि नहीं? तो ये चीज किसने बनाया? H.C. पॉल ने 1900 सेंचुरी में एक पिक्चर बनाई जिसको नाम दिया गया डॉन ऑफ सेंचुरी। तो इस चीज को आप देखें, इस पिक्चर को, तो इसमें ये चीज दिखाई गई है कि H.C. पॉल ने ऐसी पिक्चर बनाई कि भारत और समकालीन विश्व, इसमें आप देखें, इसमें ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रही है। तो ये देखिए सर E.T. पॉल। हाँ, तो यहाँ पर इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये द डॉन ऑफ सेंचुरी, ठीक है, औद्योगिकरण का युग। फेमस, अभी बता रहा हूँ, फेमस म्यूजिक पब्लिशर हैं E.T. पॉल। प्रोड्यूस्ड, इन्होंने क्या किया? प्रोड्यूस्ड ए म्यूजिक बुक दैट हैड ए पिक्चर। प्रोड्यूस्ड म्यूजिक बुक थी ये, दैट हैज पिक्चर। ठीक है, जिसमें क्या था? दैट द कवर पेज अनाउंसिंग, हुज कवर पेज announcing the dawn of century.
द डॉन सर यहाँ पे डॉन का मतलब वही वाला डॉन है। डॉन ऑफ सही है, उदय। एक होता है डस्क गोधूली बेला, और डॉन का मतलब सूर्योदय। तो डस्क टू डॉन तक वो कार्य करता था, या डॉन टू डस्क। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सेंचुरी सर मतलब जिसने सेंचुरी पे राज किया मतलब सूर्योदय। ये देखो, तो दैट इज द डॉन ऑफ सेंचुरी बुक लिखी। इसमें उन्होंने क्या बताया? इन दिस ही हैज शोन टू मैजिकल रिप्रेजेंटिंग टू मैजिशियन। इसमें दो जादूगर दिखाए। इसमें क्या दिखाया गया? इन दिस टू मैजिशियंस रिप्रेजेंटिंग, एक क्या दिखा रहा था? ईस्ट एंड द पास्ट। द मैकेनिक्स स्टैंड्स फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। और इसमें ईस्ट एंड वेस्ट दिखा रहा था। ईस्ट को क्या दिखाया गया? ईस्ट एंड द पास्ट। ईस्ट को पास्ट के साथ रखा गया। एंड वेस्ट रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्निटी। ठीक है। इस तरीके से उसने पिक्चर दिखाई। अब जरा हम देखें कुछ और भी चीजें कि वास्तव में थोड़ा सा इसके बारे में हम एक चीज समझ लें। हाँ सर, पूरा इस पे भी बात। सर आपने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है? हम वीडियो दिखा देंगे आपको पूरा। सर आपने उस पे बना रखी थी नेशनल वीडियो। सब बन जाएगी। अब आप पढ़ लोगे तो बन ही जाएगी। हम अभी आज आपको पढ़ाकू विमान से दिखा। पढ़ाता है सच द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाकू विमान। सर वो था ना पढ़ाकू विमान का। सर आया था ना अभी। सर नीचे नीचे ये रहा, इसके नीचे। हाँ, द एज ऑफ वो नहीं है सर, ये शुभम पाठक का। ये रहा सर, ये रहा ये तो नेशनल सर चैनल पे। Introducing the English tab. पोस्ट है उसकी वीडियो ही ना बनाए सर। हो सकता है इसमें ना बनाए। हाँ सर वो रहा लास्ट टाइम पेज ऑफ। सर देखो हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। 54 मिनट में पता नहीं। पढ़ाकू विमान तो है। सर आप ऐसे हर वीडियो हो नहीं। Trust me, son. Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. गूगल पर वर्ड वगैरह सब हमारा अपना सिम रहेगा अपना। तो इनको तो ये कंफ्यूजन होगी जिससे वो अपना कह रहे हैं, वो भैया तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी मम्मी का फोन है। Hello and welcome to the extra class history. आज हम स्टार्ट करने वाले। तो देखते हैं इस टर्म का से ही सारा का सारा लाते हैं। तो ये बेसिकली के बीच में था और फैमिलीज के बीच में था। जी प्रोग्रेस से ही संभव हो पाए। इस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम हर फील्ड में देख सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो और बिल्डिंग से क्यों ना। अब इस चैप्टर को
हम अच्छे से समझेंगे by dividing it into 6 topics. First, before the industrial revolution. Second, hand labor and steam power. Third, industrialization in the colonies. Fourth, factories cover. Fifth, the peculiarities of industrial growth. Sixth, market for goods. बात करें before इसमें क्या दिखाया गया कि किसी क्यों ना देखो और इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे तो डिवाइडिंग इस समझ का नाम टू मैजिशियंस है जिसको 1901 में पब्लिश किया गया। इसमें ऊपर की तरफ ओरियन का एक कैरेक्टर अलादीन था जिसने मैजिक मैन की मदद से एक ब्यूटीफुल प्लेस बना रखा है। देखो मैं एक ये पास्ट है, टू मैजिशियंस है, तो ईस्ट को पास्ट में दिखा रहे हैं और वेस्ट को मैकेनिक्स दिखा रहे हैं। इसके पास टूल्स हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे की ऐसे तरफ दिखा रहे हैं। एक मॉडर्न मैकेनिक जिसने मॉडर्न टूल का इस्तेमाल कर ब्रिज शिप्स तो एक मैजिशियन के पास अलादीन का लैंप है, यहाँ वो अलादीन पास को बेकार की चीज कर रहा है, और दूसरा के पास क्या है, टूल्स है, टूल्स का साइंस का है तो उससे वो कर रहा है। ये ये दिखाया। दोनों इमेज मॉडर्न वर्ल्ड के प्रमोशन का अकाउंट है अब हम एक चीज जो करके देखते हैं। रेगुलर और फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से ही संभव हो पाए। इस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम हर फील्ड में देख सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, टॉल बिल्डिंग से क्यों ना। अब इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे by तो dividing it कौन कौन into से 6 ऐसे parts. पॉइंट्स देखेंगे? First, before the industrial revolution. इंडस्ट्रियल Hand रेवोल्यूशन labor and देखेंगे। steam power. Third, दो अलग-अलग चीजें हैं। industrialization in the colonies. Fourth, factories cover. Fifth, the peculiarities of industrial growth. Sixth, market for good. देखो इसमें अलग अलग चीज है। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा वहाँ पर ब्रिटेन में जगह जगह पर जो जहाँ पर भी मशीनें लगी उसका शहरीकरण हुआ। दैट उसका मतलब है कि गांव से लोग वहाँ आने लगे, और एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि ये कहा जाने लगा था कि वहाँ सूर्य ही नहीं उदित होता है, इतना धुआं है इंग्लैंड में, ब्रिटिश में। वो लोग गर्व से कहते थे, लेकिन जब एसिड रेन बरसी तब सारा उनका जो घमंड था वो निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ, एसिड रेन से उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे वो सब खराब हो गए। तो एक पहले एज कौन सी बताई, दैट इज द सर हाँ ऐसे रेन का पीएच क्या होता है? 7 से कम। 5.1 होता होगा। अब ये देखो बात करें बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हम लोगों ने की, क्या ऐसे देखा? ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडर्न टाइम्स। अब इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। तो हम ये देखेंगे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉलोनाइजेशन होगा। जगह जगह कॉलोनी बनाई जाएंगी क्योंकि रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि अब ये देखो हैंड लेबर का कंपैरिजन भी दिखाएंगे। एक हैंड लेबर है एंड पावर ऑफ स्टीम, दोनों में कंपैरिजन दिखाएंगे कि स्टीम की पावर कितनी ज़्यादा है, ये भी तो दिखाएंगे। और फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे कि दैट इज, अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कमिंग अप, धीरे धीरे फैक्ट्री होने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, पिक्यूलियरिटीज, तो और भी बाकी चीजें हम देखेंगे। इसमें तो कुछ खास नहीं है, सर ये तो ढंग से नहीं बता रहा, दूसरा नहीं बता बता रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखें कि अनदर पिक्चर, ये तो हम लोगों ने देख लिया। द वेरियस इंटरनेशनल इमेजेस ऑफर अस द ट्रिम्फेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। Within the account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations, railway, steamship, machines and factories। उस समय क्या हो रहा था कि साइंस बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा था, और जेम्स वाट ने खुद अपने नाम पर 2000 पेटेंट करा लिए थे, 2000 आविष्कार ही कर डाले उसने। तो दैट वाज द ईरा ऑफ किस चीज़ का था, इन्वेंशंस। लोग इन्वेंशंस की होड़ लगी हुई थी, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, तो इन्वेंशंस हो रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में। तो जेम्स वाट के समय में और भी कंपटीटर्स थे और सरकार उनको बहुत पैसा देती थी। सर कब की बात है? दैट इट, ये हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो 1800 से 1900 की बात हो रही है।
19th सर सेंचुरी 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1801 से 1900। जैसे सचिन की सेकंड सेंचुरी जो होती है डबल सेंचुरी में, वो 101 से शुरू होती है, 200 पे खत्म होती है। 200 पूरा होने पे अब थर्ड सेंचुरी के लिए वो बढ़ रहा है। तो कभी भी कोई भी सेंचुरी होती है तो जब तक बन नहीं जाती तो वो चीज़ हो जाती है। 19th सेंचुरी पूरी कब होती है? जब 1900 रन बन जाते हैं, और जब 1801 रन से 19th सेंचुरी पूरी शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये नहीं कि 201 रन बन रहा कर दो ये सेकंड सेंचुरी बनाने की ओर बढ़ रहा है सब। अब इसके बाद क्या होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। धीरे धीरे ये जाना जाने लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ही हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू अपीयर इन इंग्लैंड एंड यूरोप, देयर वाज लार्ज सोशल इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। तो इंग्लैंड एंड यूरोप में जो फैक्ट्रीज हुई वो सिर्फ अपने लिए नहीं सामान बना रही थी, दे वर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर वर्ल्ड वाइड सप्लाई, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। फॉर दैट दे नीडेड रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? उनकी कंपनियों को चलाने के लिए कोयला चाहिए था, स्टीम को चलाने के लिए तो कोयला भी दूसरे यहाँ से लाना था। और क्या चाहिए था? इसके अलावा कॉटन और ये सब भी चाहिए था। मेनली कपड़े के ऊपर ही काम हो रहा था। सारा काम किस चीज पर था? यूरोप में स्पिनिंग जेनी बन गया था, उसी से ही काम हो रहा था। अब देखिए, इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिजन बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। सो अब जो पुअर पीजेंट से वो मर्चेंट के पास आ गए, व्यापारियों के पास, तो उनके लिए काम कर रहे थे या फिर फैक्ट्री में आके काम करने लगे थे। द वर्क वाज हेक्टिक, इट वाज अप टू 18 आवर्स, इतना उनसे काम लिया जाता था, सो हेक्टिक। और वो डॉर्म्स में रहते थे, डॉर्मेट्री, जहाँ बस गंदगी से अनसैनिटाइज्ड कंडीशन में एक साथ सोते थे। 6 घंटा 8 घंटा सोया, फिर काम पे पूरा दिन रहो, फिर सोया। तो अपने गांव से आते थे काम करने के लिए, उनसे इतना काम दिया जाता था। ठीक है। विद इन दिस सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टाउन एंड कंट्री साइड वाज इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कच्चा माल कंट्री साइड से मिलता था और टाउन वो था जहाँ फैक्ट्री थी। कंट्री साइड का मतलब है एक तरीके से गांव है या कस्बा, जो शहर से लगा हुआ है वो कंट्री साइड है। कंट्री का मतलब शहर से यहाँ लिया जाता है। तो उनके बीच एक रिलेशन हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में ये सब काम हो गया, यानी 1700 से 1800 के बीच में ये काम हो गया। यदि ये काम ना हुआ होता तो भारत ने 200 साल शासन किया है, और वो जो शासन था 1947 में हम आजाद हुए, तो 1747 से 1947। तो क्या 18th सेंचुरी में ही वे नहीं आए थे यहाँ पर कपास की खोज में? दे वांटेड कॉटन, तो 1747 पे आ गए थे कि हमको कॉटन दो। और कैसे दो? जहांगीर की बेटी को ठीक कर दिया, बोला हमको आप ये हक दे दें कि हम आपके यहाँ व्यापार कर सकें बिना चुंगी के, विदाउट एनी टैक्स। क्यों सर? क्यों? क्योंकि फिर हम जितना मर्जी चाहें कि यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, आप हमसे टैक्स नहीं लोगे। तो जहांगीर ने उनको व्यापार की अनुमति दे दी, और वो भी बोला कि हम आपसे एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमारा बहुत सारा पैसा आ जा रहा है, हमें फोर्टिफिकेशन की अनुमति दी जाए, किला बनाने की, क्योंकि हमारे लोग ठहरेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जगह किला बना लो। तो फिर वो किले बनाने लग गए, और किले बनाने लग गए तो सैनिक लाने लग गए। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सब काम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती चली गई, लेकिन कई जगह क्या हुआ कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे क्लाइव लाइट और शुरू में और नहीं थे, तो धीरे धीरे इनकी फिर पराजय होने लग गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, बोला अब तुम्हारा नहीं बैठेगा, अब हमारा यहाँ पर वायसराय बैठेगा। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी बैठता था, हेड बैठता था, तो वो ना होकर के फिर बाद में क्या बनने लग गया कि वायसराय बनने लग गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सब चीज हो गई। द अर्लियर फैक्ट्री इन इंग्लैंड सेट अप 1730 में ही। हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो कब हुआ, 1747 में आए और 1947 में चले गए, लेकिन वहां फैक्ट्री इंग्लैंड में कब सेट हो गई? 1730 में। लेकिन वहां से यहाँ तक आने में फिर उन्हें लगा, कहीं से सुना उन्होंने कि भारत में कपास सबसे अच्छा होता है। कपास और जो है मलमल, वो जो कपड़ा होता है ना, मसलिन वाइट का कपड़ा होता है नहीं, सूती कपड़ा,
तो बोलते हैं कपास सबसे अच्छा यहाँ होता है। उस समय बांग्लादेश भी भारत में था। आज दुनिया का सबसे अच्छा कपास या कॉटन बांग्लादेश में होता है और नंबर 1 इंडस्ट्री बांग्लादेश की है। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश तो भारत में ही था, तो उस समय उन्होंने फिर ये खोज हुई कि चलो भारत को खोजा जाए। भारत आखिर है कहाँ, नाम तो सुन रहे भारत की खोज तो आए जाए। तो एक गया अमेरिको, वो अमेरिका खोज लाया, सर गया था कोलंबस भारत। गया था। फिर उसके बाद कोलंबस गया, उसने कहा ये भारत नहीं है, ये तो अमेरिका है। तो कोलंबस को असली खोजदार माना गया। अमेरिका ने बोल दिया वही भारत है और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कह दिया। तो लेकिन क्योंकि आदिवासी थे, फिर बाद में कोलंबस ने कहा नहीं कुछ और है, भारत को फिर से खोजो। फिर एक नया पहुंचा ब्रिटिश से वास्को डी गामा, तब उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो फिर जब ये सी रूट की खोज हुई तब तो व्यापार शुरू हुआ। ऐसा करने में 17 साल लग गए। तो 17 साल बाद फिर उन्होंने अपना कोलोनाइजेशन शुरू कर दिया कि भाई इनको सामान चाहिए। अब देखिए ये सब होने के बाद द कॉटन वॉज फर्स्ट सिंबल फॉर द न्यू ईरा इन इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लास्ट 19th सेंचुरी। तो सब कुछ छोड़ के वो कॉटन ही उगाने लग गए, क्योंकि उनके पास अब स्पिनिंग जेनी थी। तो वहां पर क्या हुआ, जो इंग्लैंड में कॉटन का प्रोडक्शन 10 गुना तक बढ़ गया 19th सेंचुरी तक। 19th सेंचुरी बहुत बाद की बात है, लेकिन कॉटन उन्हें बेचना था। सस्ते में कॉटन बनता है, कपड़ा आसानी से बना सकते हैं। फिर इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर कॉटन एंड मेटल्स। तो कॉटन की मिल बनाई जाने लगी और मेटल की रिफाइनरी भी होने लगी, क्योंकि मेटल होगा तो ही हम स्टीम इंजन और ट्रेन बना सकेंगे। और ट्रेन किस लिए चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि कॉटन को और कोल को लाना और फिर बने हुए माल को पहुंचाना, कहाँ तक पहुंचाना, सी पोर्ट तक, तो समुद्री पत्तन तक, जहाँ पर सी उतरते हैं। तो उनके लिए ट्रेन का नेटवर्क चाहिए था कि नहीं, अच्छा कम्युनिकेशन। और जहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कभी भी मिनरल की क्वायरिंग कर रहे हैं, अगर ऊपर से निकाल रहे हैं तो क्वायरिंग है, अंदर से निकाल रहे हैं तो माइनिंग है। जैसे ऊपर से खोद दिया, तो जैसे यहाँ मार्बल की क्वायरिंग की जाती है। अगर आप चले जाओ मंडोर तो वहाँ क्या हो रहा है, क्वायरिंग ऊपर से निकाला। जमीन खोद के सुरंग बना के निकाल दिया तो क्या कहलाता है, माइनिंग कर रहा है। तो ऐसा किया जाने लगा। ग्रोइंग एट रैपिड रेट, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840। आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील। तो 3 बड़े वहां पर औद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए। पहले कॉटन इंडस्ट्री, दूसरी स्टील इंडस्ट्री और तीसरी कौन सी थी, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन का निकाला जाना, लोहे का खनन और फिर उससे स्टील बनाना। स्टील क्यों बनाना, लोहे में जब 0.5% कार्बन मिला दिया जाता है, लॉइंग कर दिया जाती है तो स्टील बनता है। उससे फिर क्या हो जाता है, उससे उसको कास्ट आयरन कहते हैं। जो निकाला गया वो कच्चा लोहा है, वो मुड़ जाएगा, और उसमें अगर तुमने स्टील मिला दी तो उसको कहते हैं कास्ट आयरन। सर लोहे की सॉफ्ट आयरन और कास्ट आयरन में अंतर समझते हो? सॉफ्ट आयरन की कील है प्योर आयरन, और एक होता है कच्चा लोहा और नर्म लोहा, एक होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा बनता है किस चीज का, कि जिसके बनते हैं मशीन, उसमें हैमर मारो ठक से 4 टुकड़ों में टूट जाए, वो मुड़ता नहीं है, टूट भले जाए लेकिन जैसा है, क्योंकि मशीन के लिए थोड़ी कि मुड़ गया है नट तक चले जा रही है, ऐसे होगा क्या? नट का सेप तो बिगड़ गई मशीन, घूमी चल रही है गर्म होके, वैसे तो नहीं हो सकता, सामान ही बिगाड़ देगी जो डालोगे। तो इसलिए उसके लिए कास्ट आयरन की जरूरत थी। तो पहला कॉटन इंडस्ट्री थी, दूसरा क्या थी, माइनिंग इंडस्ट्री में आयरन इंडस्ट्री थी, और फिर तीसरे नंबर पे क्या आई, स्टील इंडस्ट्री, जिससे कि हमें सामान बनाने थे, स्टील से सब सामान बनाए जाते। सर आयरन के ओर को क्या कहते हैं? आयरन के कई तरीके के, अब एग्जाम में भी आया था आज तो। ठीक है, Fe2O3 XH2O है, और सर सीने पर ऐसे कुछ है? वो तो मर्क्यूरी का होता है। मरकरी का होता है HGS। तुम स्ट्रोक कर लिया क्या? चलो अब ये देखो, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री वाज कॉटन एंड मेटल। और बताओ तो बता दें, पेरिस के जो भी हो, मैग्नेटाइट एक और है, मैग्नेटाइट वर्ड था? नो सर, ठीक वो तो है। एक ही आया था। तो Fe3O4 है मैग्नेटाइट, जो तो और, और एक Fe2O3 और XH2, ये भी एक और है। तो द ग्रोइंग एट रैपिड रेट, कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहले कॉटन था। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग द
आयरन एंड स्टील ऑफ डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ उसने आयरन और स्टील को कॉटन से ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी अब दूसरी जगहों पे मशीनरी की डिमांड थी ना, तो पहले तो कॉटन इंडस्ट्री वहां पर चमकी, लेकिन उसके बाद उसने इन दोनों को ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया। अब देखिए लिखवाओगे नहीं? लिखवाना है। सो अभी ये हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सिर्फ समझते जाओ, फिर क्वेश्चन हमें समझ लो हो क्या रहा है। सो इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वर नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। सो इसका मतलब है बहुत ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी, थोड़ी बहुत चीजें ही हैंड लेबर से बनाई जाती थी, बाकी सबका मशीनीकरण हो चुका था विक्टोरियन के टाइम पे। नाउ इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट नीड ऑफ ह्यूमन लेबर कुड बी मिनिमाइज्ड। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, मशीन से काम लें, जिससे ह्यूमन लेबर को हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। द एरिस्टोक्रेट्स एंड द bourgeoisie preferred things produced by hand in Victorian Britain। उस समय जब चीजों का मशीनीकरण हो चुका था, तुमसे भी पूछा जाए कि ये चीज ले लो, ये मशीन से ढल के आई, तो तुम कहोगे 10 रुपए की दे दो, और कोई कह दे इसको हाथ से गढ़ के ये लकड़ी बनाई गई है, हाथ की गढ़ी है 500 ले लो। तो हम अभी भी हाथ की जो कसीदाकारी है उसका गढ़ाई का बहुत पैसा दे रहे हैं, और जो मशीन से निकल के आ रहे हैं ना प्रोडक्ट, उनका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो हर एक आइटम यूनिक है। तो उसी को वो कह रहे हैं बॉर्गियोरीज, जो हाथ की बनाई हुई चीजों की कीमत समझते हैं, या एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब है जो अफसरशाही जो होते हैं, बड़े बड़े कुलीन वर्ग के लोग, अमीर लोग, संभ्रांत परिवार के लोग, ऐसे एरिस्टोक्रेट्स। राजशाही लोग नहीं होते हैं जैसे नोबेलिटीज, तो उन सबको क्या चीज पसंद थी, मशीन की चीज को वो डिग्रेड करते थे, मशीन की नहीं लेंगे, वो कहते थे हम हाथ की बनी हुई लेंगे। फिर नाउ इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, तो ऐसा होने लगा, द एबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। जब चीजें मशीनों से बनने लगी तो क्या अब लेबर बहुत बढ़ गए, क्योंकि मशीनों में जहाँ 100 लेबर थे 2 ही लगने लगे, तो बाकी खाली हो गए। तो अब इससे क्या होने लगा, बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं, एबंडेंस ऑफ लेबर हो गई। तो एबंडेंस हो गई, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल इन द इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो अब उनके बीच में क्या होगा कि वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, तो कुछ नई चीजों का आविष्कार किया जाए। सरकार के लिए ये दिक्कत हो गई। आफ्टर द डिकेड्स बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन सेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है मकान बनाने शुरू करो, बहुमंजिला इमारत। तो कंक्रीट का आविष्कार हुआ, उसके पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, और ब्रिटेन में ही पोर्टलैंड है, इसीलिए वहाँ के सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। तो वहाँ का मिट्टी ऐसा था कि पानी डालो तो जम जाती थी, उसमें जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक थी। उन्होंने उसमें एल्यूमिनियम मिलाया और सैंड का फाइन पाउडर मिलाया, और इसको मिलाते ही उसने सीमेंट की तरह काम किया, और फिर कई मंजिला इमारत खड़ी होने लगी, और उसमें देखा क्या क्या रेशो डाला गया। सो दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। उसी फार्मूले पे आज पूरी दुनिया में सीमेंट का निर्माण होता है। नाउ आफ्टर द डिकेड्स बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू हो गई, तो जेम्स, फिर इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो गई। द जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। 1764 में स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है, विच स्पीड ऑफ द स्पिनिंग। ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग जेनी से पहले और नहीं थे, और भी मशीनें थी, लेकिन उससे 1000 सूत काटे जा सकते थे। उसके पहले 100 थ्रेड्स बनाए जा सकते थे, 120 बनाए जा सकते थे, लेकिन 1000 वाले में तो फिर बहुत ही अचानक से क्या हो गया कि देयर इज ए ट्रांजिशन पीरियड, अचानक बदलाव आ गया। और ये जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, ठीक है, किसने किया, तो जेम्स, ऐसा साइंस का इंपैक्ट न कभी पहले देखा गया न सुना गया। सो ग्रीव्स, ठीक है, इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी इन 1764 आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
which speed up the before the age of machine industry, silk and cotton goods from India dominated the international market in textile. जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उसके पहले भारत के बने हुए कपड़े मलमल ये सब जगह जाते थे। दो जगह सारी दुनिया में चीजें जाती थी, चीन का रेशम और भारत का मलमल कॉटन, दो तो चीजें। किसी को पता ही नहीं था। पता नहीं था तो वो उसका चाइना रूट था ना, वो सर, पहाड़ों से होके जाता था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल तो वो उतना तक पहुंच गया था ईरान तक, अभी ब्रिटिश तक नहीं पहुंचा था वो रूट। चाइना रूट अगर आप देखोगे ना पहाड़ों से हिमालय से होता हुआ, वो वहां तक नहीं था, फार वेस्ट तक नहीं पहुंचा था। लेकिन बाकी ईरान तक तो हमारा व्यापार होता था ना, ईरान अफगानिस्तान इन सब जगहों पे होता था। तो और हमारे जो सर, सी रूट रेशम थे वो कितने मलेशिया और इस आसपास के जगहों पर भी थे, इंडोनेशिया, मलाया, सुमात्रा, जावा, इन सब से भी व्यापार होते थे जो सी रूट थे हमारे आसपास। आज उनके नाम बदल चुके हैं, अब उनका नाम जावा सुमात्रा सर नहीं। रेशम सिल्क होता है। हाँ, सिल्क जाता था चाइना से सारी दुनिया में, हम भी चाइना से ही लेते थे। और जो यहाँ का कॉटन था तो कॉटन यहाँ से जाता था सारी दुनिया में, और उसी से हमने सोना कमाया था और उसी से हम सोने की चूड़ियाँ खरीदते थे। So, Indian merchant and bankers were involved in network of export trade and Indian fine textiles were, और जो इंडियन बैंकर्स थे, पहले बैंक नेशनलाइज नहीं थे, तो जैसे वहाँ पर भी आपने देखा कि रशिया में वहाँ लेनिन का कहना था कि बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। पहले यहाँ पर जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो कहते थे हम बैंक हैं, हमसे पैसा लो और ब्याज दो, ऐसा था बैंकर सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम कोई नेशनलाइज नहीं था। तो इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन नेटवर्क ऑफ दिस। इंडियन फाइन टेक्सटाइल वाज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो वो चाहती थी, क्योंकि यहाँ का टेक्सटाइल अच्छा था, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा, तो वो कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहती थी। ठीक है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर इट कुड असर्ट ए मोनोपोली राइट टू ट्रेड। तो विक्टोरिया ने कहा कि ठीक है, हम अपनी तरफ से तुमको भेजते हैं और ये तुमसे वादा भी करते हैं कि मैं ब्रिटेन से कोई दूसरा कॉटन वर्कर या कॉटन ट्रेडर नहीं भेजूंगी, तुम अकेले व्यापार करो जाओ, और तुम इतना पैसा हमें देना, ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करना। उसने कहा हाँ हम जमा करेंगे और हमें अकेले व्यापार की अनुमति दी जाए। तो उन्हें और क्या चाहिए ब्रिटिश विक्टोरिया को, उन्होंने कहा ठीक है व्यापार करो, पैसा दो। तो कंपनी ने भी 200 साल में से 125 साल कंपनी का राज रहा है। ऐसे ना सोचो कि तुरंत उन्होंने ब्रिटिश ने दे दिया। तो फिर जब बहुत ज़्यादा मारपीट होने लगी, ब्रिटेन की बदनामी होने लगी, तो उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं, ये सब तुम क्या कर रहे हो, जलियांवाला बाग में मरवा ही डाला तुमने लोगों को, ब्रिटेन को बदनाम करोगे, हमें ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए तुमसे, चलो हटो, हमारा आदमी बैठ जाएगा। भाई तुम किसी देश को नहीं बदनाम कर सकते ना, अपना व्यापार करो चुपचाप। तुम आप मार रहे हो लोगों को, तो ब्रिटेन नहीं बदनाम होगा। तो फिर ऐसा किया, तो कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश्ड ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सिल्वर। उसने जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स था उनको हटा ही दिया और वीवर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, जो जुलाहे थे यहाँ के कपड़ा बिनने वाले। फिर उनको क्या किया, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड ए पेंट सर्वेंट कार्ल द गोमास्ता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको सैलरी देने लग गई वीवर्स को। पहले वो वीवर्स थे लेकिन उनको सैलरी देने लग गई टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी। तुम क्या बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, और हम बेचेंगे। यानी ठीक है दुनिया में बिक रहा है, तो शुरुआती दौर में उसने इंडिया का ही कपड़ा बेचा और बोला लेकिन हम पेमेंट तुमको देंगे और हम बेचेंगे। तो एक बड़ा जब पैसे वाला आ जाए तो छोटे छोटे चले जाते हैं। बिग बाजार आने पे बाकी चले गए सब, फिर बिग बाजार भी चला गया इस तरीके से। सर अभी स्मार्ट बाजार आया। हाँ, कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स आफ्टर कमिंग ऑफ द मैनचेस्टर्स गुड्स टू इंडिया। तो जब होने वाला क्या था, कॉटन वीवर्स तो उनसे पेमेंट लेते थे। इसके बाद इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर है, वहां से जब सामान आने लगा तो जहां पर भारत का कुर्ता 2 रुपए का बिकता था, वहीं मैनचेस्टर का कुर्ता 75 पैसे का बिकने लग गया। तो अब यहाँ बड़ी परेशानी, वहां मशीन से बना बना के बेच रहे हैं,
तो लोग बोलो अब कॉटन का इनका बनाए वो पहने कि वो 75 पैसे वाला 70 हैं, 2 रुपए में नहीं पहनेंगे, सब लोग सस्ता पहनेंगे क्योंकि मशीन सस्ता बना देती है। तो मैनचेस्टर गुड आने के बाद इनका भट्टा बैठ गया, तो भारत के जुलाहे जो थे वीवर्स थे वो भुखमरी की कगार पे आ गए, क्योंकि अब उनके काम की कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, और यहाँ का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका था, इकोसिस्टम। सर मैनचेस्टर कंपनी कहाँ की? मैनचेस्टर एक देश, उस शहर का नाम है, इंग्लैंड में मैनचेस्टर। उसी में कहा जाता है कि वहाँ सूर्य कभी उदित नहीं होता। सबसे पुराना मैनचेस्टर ही है, पुराना औद्योगिक नगर इंग्लैंड का। इसी तरीके से कहते हैं कानपुर को जो ये सूरत को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, या बॉम्बे को। क्यों? क्योंकि जैसे इंग्लैंड में कपड़ा बनता था तो वैसे शुरू में यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी कॉटन की सूरत में थी, तो उसको भारत का मैनचेस्टर कहा। अब जरा देखिए, अब कानपुर में भी जेके जूट मिल थी, बहुत सारी थी, तो शुरू में ऐसा था। अब ये देखो, एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अर्ली 19th century. कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम आफ्टर कमिंग ऑफ मैनचेस्टर गुड्स। मैनचेस्टर गुड्स का मतलब कपड़ा ही है, और इससे और मतलब ना निकालो, क्योंकि वहाँ सिर्फ कपड़ा बनता था। तो द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप इन बंगाल, तो यहाँ पर भी जूट मिल सेटअप हुई, फर्स्ट जूट। तो ये जो लोग नहीं थे कि पाशा लोग, जिसको क्या कहते हैं, एक अलग जाति है जिस जो बहुत पैसे वाली भारत में, ये सर जैन हैं, जैन के अलावा जिनको क्या कहते हैं, इजरायली लोग, ज्यूस जो लोग थे ना, यहूदी लोग, तो यहूदी लोग यहाँ बहुत पैसे वाले थे। तो यहाँ तक उन्होंने अपनी क्रिकेट की वो भी बना ली थी यहाँ पर भारत में, इंग्लैंड के पैरेलल में अपनी टीम। तो वो अब इसमें नाम आ जाएगा। अभी देखिए, ये जो रतन जी टाटा है उसी ग्रुप के, तो अभी देखो नाम आता है। सो इसके बाद बंगाल में जूट मिल बनाई गई, द फर्स्ट स्पिनिंग एंड विविंग मिल ऑफ मद्रास, फिर मद्रास में बनाई गई। 1855 में बंगाल में फर्स्ट जूट मिल बनाई गई। इन 1855 फर्स्ट जूट मिल, जानते हो जो नारियल के जूट से, या जूट अलग होता है, जो वो वाली बनाई जाती है, तो जूट मिल बनाई गई। तो फर्स्ट जूट मिल, जूट से बोरे बनते हैं, बोरे देखें हाँ सर, was set up in है ना, बोरे तो देखोगे ना जिसमें सामान गेहूं आते हैं जिसमें। अब फिर उसके बाद 1874 में सर क्यों उसमें थोड़ी आते हैं, उसमें आते हैं। हाँ, गाँव में देख रहे 1874 that is weaving mill was set up। जो चेन्नई है उसको पहले क्या कहते थे, मद्रास, तो मद्रास में सेटअप हुई। फिर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज सेट अप बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो इंग्लिश ने, ब्रिटिश ने नहीं की। यहाँ से तो कच्चा माल ले जाते थे, अपने से बना के लाते थे, यहाँ वो क्यों करेंगे। तो ये जो किया किसने किया, यहाँ के लोगों ने किया। सर यहाँ के लोगों ने जूट मिल बनाई थी। हाँ, तो दैट इज सम फेमस इंडस्ट्रीज उस समय कौन थे, द्वारका नाथ टैगोर, डिनशॉ पैटेट और जमशेद जी, नेसर वानजी टाटा एंड सेठ हुकुमचंद। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटेंड, लेकिन कॉलोनियल रूल था, वो इनको व्यापार तो करने नहीं देंगे, तो ठीक है। द स्पेस विद इन इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड, विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स, तो इनको अपना सामान बाहर नहीं बेच सकते थे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इतनी तगड़ी कर दी थी कि ये यद्यपि सस्ता बनाते थे तो 100 रुपए की चीज बाहर जाने पे 400 की हो जाती थी। और इंग्लैंड ने अपना एक्साइज ट्रेड फ्री कर रखा था, वहां से 40 की आई तो यहाँ 40 में बेच दी। और यहाँ की चीज अगर मान लो बन के भी तैयार हुई है 30 रुपए की, तो बाहर जाकर ये 150 की होगी, क्योंकि एक्साइज इतना लगा दिया, तो बाहर कोई खरीदेगा तुम्हारा सामान, सब कुछ तो एक्साइज फ्री है। इंग्लैंड में जाके बेचे। इंग्लैंड में भारत से बाहर जाने पे सीमा शुल्क जिसको कहते हैं, तो सीमा शुल्क भारत से बाहर जाने ही नहीं देते थे, तो भारत में लिमिटेड रह जाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, द फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स, वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। तो सब जगह वर्कर्स कहाँ से आने लगे, इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई
आसपास के जिलों से आने लगे। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज एस्टेब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो दार्जिलिंग है या कहीं आसाम है, कुछ ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पर चाय के लिए बहुत अच्छा था, तो वहाँ पर इन्होंने टी का प्लांटेशन किया। चाय पहले हम लोगों को मालूम नहीं थी कि चाय पी सर जाती है। चाइना में थी चाय, और यहाँ पर भी इन्होंने टी प्लांटेशन किया। चाइना उनकी कभी कॉलोनी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने किया। फिर लेकिन अब उसका कंजम्पशन भी चाहिए, तो उन्होंने चाय शुरू में लोगों को फ्री बांटी, और जब चाय की लोगों को आदत पड़ गई तो फिर उसके बाद उसका पैसा लेने लगे। जैसे हम लोगों को शुरू में अपने स्कूलों में मैगी फ्री बांटी गई थी सब बच्चे को, और फिर बाद में मैगी की जब हमें आदत पड़ गई तो वो बिकने लग गई। समझ में आ गई बात? तो स्कूलों में आई थी ट्रक में भर के, बोले सब बच्चे को खिलाओ, नहीं तो ऐसे कौन खरीदता। फैक्ट्रीज, इसलिए यूरोपियन मैनेजिंग दे आल्सो इन्वेस्टेड इन माइनिंग इंडिगो और जूट। उन्होंने टी एंड कॉफी प्लांटेशन करवाया, यहाँ नील की खेती कराई। नील की क्यों, इंडिगो की क्यों खेती कराई? कपड़े की रंगाई करनी थी कि नहीं, तो इंडिगो प्लांटेशन कराया। लेकिन जहाँ जहाँ इंडिगो की खेती हुई वो जमीन बंजर हो गई, तो फिर इसलिए लोग यहाँ, और बहुत मेहनत है इंडिगो का, आप देखोगे तो बनाने में इतनी मेहनत है, उसमें पैर से रंगना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, कहीं वो उसका एक प्रोसेस इतना लंबा है ना, 2-3 महीने लग जाते हैं इंडिगो बनाने में। इंडिगो के बीच तो कलर ही एक ही होता है, तो फिर उससे अलग अलग कलर कैसे बनाते हैं? इंडिगो वो नीला कपड़ा एक कलर है, तो नील भी एक जगह का, जैसे कॉपर सल्फेट है तो उसी नीला थोथा या तूतिया जिसको कहते हैं, तो उस नीले थोथे के कलर का ही वो है, वैसा ही नील बनता है। सर तो और भी तो कलर चाहिए होते हैं। और भी चाहिए होंगे तो वो लेकिन नील के लिए इन्होंने जमीन से चुना। अब देखो, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज ग्रो वाज स्लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो इंडस्ट्रियल ग्रो वाज स्लो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज मोस्टली लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। आफ्टर द वॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड इन इंडिया। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर में कूदा, वहाँ यहाँ इसकी पकड़ ढीली पड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जा चुकी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन जो ब्रिटिश के शासक आए उनका मुख्य उद्देश्य शासन करना था। दोनों के अलग अलग थे। वो ध्यान दे रहे थे व्यापार पे, कपड़े पे, नील पे, इन सब पे, और ब्रिटिश शासक थोड़ी ना ध्यान देंगे। वो तो स्ट्रेटेजी देखेंगे, इसको जीत लें, उसको जीत लें। तो धीरे धीरे जो यहाँ का बूस्ट था, जैसे जमशेदजी टाटा या दूसरे थे, तो उनकी इंडस्ट्री कब उदय हुई, वो कब हमारे यहाँ कब बूम आया। तो उन्होंने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते ही फिर यहाँ पर इंग्लैंड ने बोला ठीक है तुम लोग भी इंडस्ट्री कर रहे हो, हमारे लिए कपड़े बनाओ, ये बनाओ। तो उन्होंने फिर यहाँ फौजी कपड़े बनने लग गए यहाँ की कंपनी में। जब उन्होंने अलाउ कर दिया कि हमारे लड़ाकों के लिए ये सब बनाओ, तो फिर यहाँ पर तेजी आ गई। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1918 के बाद ब्रिटेन कभी पकड़ नहीं सका भारत को उतनी तेजी से, क्योंकि उसमें उसको बहुत नुकसान हो गया। फिर और 47 उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 45 तक, तो ब्रिटेन इतना उसको नुकसान झेलना पड़ा कि उसे छोड़ना ही पड़ा। वो कहने की बात है कि वो भारत छोड़ो अंग्रेजों कहने पर छोटा है, लेकिन उसके बाद उसकी पकड़ पूरी ढीली पड़ चुकी थी, तो उसे सब जगहों से अपने पैर हटाने पड़े। उसके मोस्टली सैनिक चले गए थे लड़ाई पे, और सैनिकों से ही तो कॉलोनी बनती है। तुम्हारे सैनिक सब चले गए, तुम क्या करोगे? विद्रोह को शांति नहीं कर पाता था। इस तरीके से हुआ। तो इन 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टीडली। धीरे धीरे यहाँ हथकरघा उद्योग, जो हाथों से नहीं खटखट खटखट ऐसे चलता नहीं, हैंडलूम प्रोडक्शन नहीं देखते हो, तो वो धीरे धीरे बढ़ा। इन 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन। बाय 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। धीरे धीरे लोग कैलेंडर्स छपवाने लगे कि मेरा कपड़ा ऐसा है, उसमें भारत माता का चित्र, कमल का फूल, लक्ष्मी देवी का चित्र, ऐसा बनाने लगे कि भारतीय प्रोडक्ट है। ऐसा कर करके कुछ न कुछ एडवर्टाइजिंग, लेबलिंग एंड कैलेंडर्स वर यूज्ड टू पॉपुलराइज प्रोडक्ट्स बाय ब्रिटिश एंड इंडियन। दोनों लोग अपना अपना कैलेंडर छपवाते थे, इंडियंस भी छपवाते थे और वहाँ के लोग भी हमारा सामान खरीदो। Advertisement played a part in expanding the market for products and in shaping a new consumer culture, became a vehicle of the national measures of स्वदेशी। इसकी वजह से जो कैलेंडर और ये सब हुआ, इससे स्वदेशी मैसेज गया। लोग इसको अपना प्रतीक चिन्ह मानने लगे कि भारत का कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें भारत माता बनी है, ऐसा है वैसा है। तो उससे हमारे अंदर स्वदेशी की भावना भी जागृत हुई। स्वदेशी और देशी में क्या फर्क?
स्वदेशी जैसे देसी है, उसमें देसी पी लोगे नशा हो जाएगा। सर ऐसे नहीं। हाँ, और कैसे? देसी दारू, अंग्रेजी दारू। देसी किसी भी देश का हो सकता है। स्वदेशी का मतलब है इट इज हैविंग सम पर्पस टू टेल। स्वदेशी इट मतलब यू आर प्रूडेंट, तुम्हें एक गर्व का अनुभव हो रहा है कि भाई हम स्वदेशी, अपने देश की बनी चीज है। व्हेन समथिंग इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड देन इट इज सेड एज स्वदेशी, ये स्वदेशी हथियार है, ठीक है, और बाद में ये देशी हो जाता है, ये तो देश की चीज है, लेकिन इनिशियली स्वदेशी। सत्य, अहिंसा और स्वदेशी ये जिसके हथियार थे, जिसके पीछे लाखों प्राणी मरने को तैयार थे। जब तक खड़ा हिमालय ऊपर, जब तक लहराता सागर, जब तक बहती गंगा जमुना, तब तक बापू का नाम अमर। ऐसा ही तो कहा जाता है, किसने कहा सर ये? ऐसे बताया जाता है सर ने कहा था। कि 33 करोड़ लोग पीछे चल दिए। ऐसा कौन नेता था? जब एक नेतागिरी भी होती है, ऐसा नेतागिरी कि 33 करोड़ लोग बनने को तैयार हैं। सर राहुल गांधी। अब जरा देखिए, मतलब एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाने में उन्होंने योगदान दिया कि पूरे देश को एक साथ पिरो में मतलब सूत्र में बांध दिया। ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो नेशनल लीडर बन पाया। गांधी के नाम पे ही नेशनल ये युद्ध लड़ा गया। सर गांधी तो चोर का नाम होने दो, लेकिन राष्ट्र को बांध दिया। ये पहले जानते हो 550 सूबों में बटा था, और अंग्रेज छोड़ के जाते 550 सूबों का मतलब 550 राजा थे। अरे सर वो अब किसने जब की तक थी? उनको एक सूत्र में न बांधा जाता, तो अंग्रेज छोड़ भी गए थे तब भी 550 सूबे थे। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने गांधी के नेतृत्व में लड़ा है, हम उस बार उन्होंने बताया ये भारत है, हमें एक साथ लड़ना। देखो ये बहुत बड़ी बात है, जहां लोग आपस में लड़ते थे वो एक साथ जुड़ने को तैयार हो गए। किसने उन सबको एक झंडे के नीचे खड़ा किया, एक आंदोलन के नीचे? वो एक नेता होना चाहिए। हम उस पॉइंट को नहीं भुला सकते कि हम 550 हो के भी ताकतवर रहते। ताकतवर थोड़े ना रहते, कहते कि वो झांसी की रानी, वो उनके, तब हम रहते कुछ, हमारा कोई अस्तित्व। तो किसने सबको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है? अच्छा, तुमको तुम्हारा राजा यहाँ गड़बड़ कर रहा है, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे, आप हमारे साथ हो। तो अलग अलग वो वकील थे, तो हाँ, वो उन्होंने बोला तुम्हें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना, ये तुम्हें राजा के खिलाफ लड़ना, तुम्हारे हमारे साथ हो। हम गांधी जी अमर रहे, वो जा रहा है राजा खिलाफ लड़ने, बोल रहा गांधी जी अमर है। और कोई कहीं पर भी जो किसी के भी खिलाफ लड़ने जा रहा है वो गांधी जी का नाम ले रहा है। सर इतने सारे राजा मतलब ट्रिक देखो, जिसको जो चीज चाहिए बोले हम कर्पूर हम दिलाएंगे तुमको। हर जगह गए अलग अलग चीज बोलिए। एक कुछ लोग थे कॉटन मिल वर्कर सूरत में, तो तुम अपने मालिकों के खिलाफ लड़ना चाहते हो? सर अहमदाबाद में, हाँ अहमदाबाद में सूरत, जिसको जो चाहिए सबसे उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम इसके लिए लड़ो, तुम्हें ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ना, तुम दलित हो, मेरा नाम देना, हम तुम्हारे साथ। ऐसे ट्रिक करके उसने मिलाया। मुसलमानों के भी इसी तरीके से खिलाफ, चलो हमारे में जोड़ लो अपना आंदोलन, तुम भी हमारे झंडे के नीचे आ जाओ। इस तरीके से जब एक झंडे के नीचे सब आ गए, एक लीडर के अंडर में लड़ने लग गए, तो इससे क्या हुआ? भारत यूनिफाइड हुआ। चोर होने से नहीं होता, अरे तुम पूरा चुरा ले जाओ, रोज चोरी करो, 2 गिन्नी चुराओ दूसरे को। लेकिन और कौन था कि जो जोड़ पाया? नाथूराम जोड़ पाया क्या जवाहरलाल नेहरू? जानते नहीं थे कोई उनको, जाते थे पता ही नहीं लगता था। लेकिन गांधी निकल गए तो नंगे मरने, बोले गोली खा लो तो ऐसे दीवाने की, हाँ मारो गोली। ऐसा जुनून किसमें था? अरे एक होता है कि हमारे पास हथियार है, रिवॉल्वर है भगत सिंह के पास, आओ चलो लड़ाई करो, वो कम वीरता है। और एक आदमी निकल जाए, हम बढ़ते जाएंगे, मारो गोली तुम। आप उसका जुनून देखो, उस व्यक्ति का जुनून देखो किस तरीके से उन पर वो है। बहुत ये कम वीर न सोचो जिन्होंने गोली खाई, वो सुपर वीर हैं। आदमी अगर गोली खाने को तैयार है, औरतें गोली खाने को तैयार हैं, वो जो बोल दिए वो आंदोलन बन गया। उन्होंने कहा भारत छोड़ो तो आंदोलन बन गया। समझ आ गई बात की नहीं? हम लोग सोचते हैं कि नहीं भगत सिंह ज्यादा वीर है, लेकिन वो आम आदमी जिसने सीने पे गोली खाई वो चलता रहा, वो भी बहुत कलेजा चाहिए। गोली लेके और बम लेके तो कोई भी वो कर दे। और हम लोग वीरता दिखाते हैं तो 2 गुट जरूर हैं, लेकिन उन भारतीयों ने जिन्होंने जान गंवाई है और सीने पे गोली खाई है, वो आते रहे, ये गोली खा के बढ़ते रहे। उनका सोचो कितनी बड़ी बात है ये। कहीं नहीं ऐसे आंदोलन हुए, दोनों तरफ से पथराव हुए, या एक तरफ
हथियार उठाए ही नहीं गए, गोली खाई गई, उधर से गोली मारी गई। तो इसने अंग्रेजों को बहुत डिफेंड किया पूरी दुनिया में। ये किस तरीके की लड़ाई कर रहे पैरासिटामोल है ना। कोई मार दे तो उसके खिलाफ तो तुम उसको कुचल दो, और मार ही नहीं रहा, तुम कुचले जा रहे हो, तो विश्व में तुम्हारा क्या नाम होगा। कुछ नहीं है ना? तो ये कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता है जो यूनिफिकेशन किया है। ऐसा लीडर है तो दूसरा कोई होगा। नाउ अब जरा देखो कि यहाँ से कुछ चीजें और देखें। लेट अस सी सम पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर अटक सकते हैं। तो एक टाइमलाइन देखो, 1855 में क्या हुआ। 1855 में तुमने देख लिया। अब 1860 लिखो। एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर। कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है, सबसे पहले वहां पे कपड़े बने। अब वो जूट मिल, मैं तो कानपुर का ही हूँ, देख रहा हूँ वो वहाँ धूल खा रही है, लेकिन इतनी बड़ी सर आपको लग रहा है सूरत और मुंबई, सूरत और मुंबई में भी कपड़े बने, लेकिन ये जो सेटअप की गई ना सबसे पहले, तो इसको कहा जाता है, अगर अभी भी गूगल पर सर्च करो कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो कानपुर को कहा जाता है। अब वो चमड़े का उद्योग बाद में हो गया, लेकिन एल्गिन मिल कितनी बड़ी है वो इंडस्ट्री? बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अगर उसके अंदर आप जाओगे ना तो कार से ही घूमते रहो, इतनी बड़ी फैक्ट्री एल्गिन मिल। हम लोग जब बाहर से निकलते हैं तो खत्म ही नहीं होती, कितना शहर में वो एल्गिन ही मिल लगा। एल्गिन मिल सर वो बंद हो गई। बंद was set up in कानपुर। फिर जेके जूट मिल भी है वहां पर। द फर्स्ट कॉटन मिल was set up in अहमदाबाद। देखो 1861 में क्या हुआ, जेके जूट मिल कानपुर में भी है, और जेके जूट मिल अहमदाबाद में भी लगाई। was set up in कानपुर अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुई। फिर इसके बाद क्या हुई, 1871 कानपुर में लाल इमली के कपड़े कभी पहने हैं? उसके स्वेटर जो है तुम 40 साल 30 साल पहनो, घिस जाएंगे, फटेंगे नहीं। लाल इमली का ऐसा ऊन आता था। सर लाल इमली का होता है क्या? लाल इमली मतलब ऐसा पेड़ दिखाया जाता था, और इस तरीके का लोगो, और ये ऐसे उसका लोगो ऐसा था। लाल इमली के कपड़े सबसे महंगा ऊन आता था, और सबसे गर्म ऊन होता था, और उसके कपड़े, उसके स्वेटर फटते ही नहीं थे। सरब भी आता है क्या? लाल इमली के अब तो नहीं आते होंगे, अब वो बंदी पड़ी है। सर महंगे आते होंगे तो बहुत महंगे भी थे, और लेकिन बहुत टिकाऊ भी थे। जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन। सुनिए 71 में जेम्स वाट इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन बनाया। फिर और 74 में किया फर्स्ट। अब देखो 1874, सो फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। was set up in Madras. अब देखें इसके अलावा 1900 में क्या हुआ, 1900 बहुत बाद है। E.T. Paul produced a music book. E.T. Paul produced, ये सब MCQ क्वेश्चन है। Produced a music book, जिसको हमने कहा कि पोस्टर उसमें थे। फिर द फर्स्ट स्टील प्लांट सर ये जमशेदपुर में लगा था ना? जमशेदपुर में, क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा अभी भी खनन होता है, और अब ये चला गया है बिहार से टूट के कहाँ पे, दैट इज झारखंड। सो स्टील प्लांट। सर यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है ना जमशेदपुर करके? हाँ, सेट अप
इन जमशेदपुर। भाई जमशेद जी टाटा नाम ही रख दिया उन्होंने अपने नाम पे, बोले हमारा नाम है तो ये शहर का नाम भी हमारा ही होगा। सर इतनी बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। भाई टाटा, आर्डिटर जे एन टाटा, जमशेद जी और नैरोबी है कि नैरोजी? हाँ सर नेहरू जी। कितना जानते हैं ये, हम तो हैरान हो जाते हैं। जमशेद सर जमशेद फर्स्ट इंडियन जूट मिल कहाँ सेटअप हुई? 1917। फर्स्ट इंडियन जूट मिल was set up in वेस्ट बंगाल। कैसे तुम्हें इतना सब पता रह जाता है? सर कोलकाता। ठीक है, अब देखो सर कोलकाता और क्या अब नाम आ गया। पहले अब कोलकाता है, पहले कलकत्ता था, अभी मद्रास चेन्नई हो गया है। ठीक है, मद्रास क्या हो गया? चेन्नई और कोलकाता सर कलकत्ता कोलकाता एक ही है। हाँ, पहले लोग चिढ़ाते थे काला कुत्ता, फिर उसका हाँ। नाम बदल दिया। अब देखो ओरिएंट क्या होता है? सर एक कंपनी का नाम है सर जो फैन बनाती है। देखो इसी बात पर कंट्रीज ऑफ ईस्ट of the वो Mediterranean, दिख रहा है? usually referring to Asia. The term arises out of Western viewpoint that see this region as pre-modern, traditional and mysterious. तो ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट है। टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन, भूमध्य सागर है। हाँ सर। तो भूमध्य सागर का मतलब है ये मेडिटेरियन सी है, हाँ सर। ये यूरोप है, और ये पार्ट क्या है? एशिया ईस्ट है। तो इसको वो लोग कहते थे ये ओरिएंट है, ये सस्पिशियस है, रहस्यमयी है। सर इसमें ओरिएंट, क्या इंडिया हाँ आता है। तो उन्होंने इसको क्या कहा? ओरिएंट। ओरिएंट। तो द कंट्रीज ऑफ, और ये क्या है बताओ? सर ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर इतना सही था। सी। मेडिटेरेनियन सी का मतलब समझते हो? भू के मध्य है, इतना जमीन के बीच में। ऐसा पानी खारा है कि तैरते रहो, लेट जाओ तो डेड सी। डेड सी हाँ। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन, टेरेन के मध्य, मतलब सर मिड टेरेन, नाम ही समझ लो। मिड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो समझते हो, तो मिडिटेरेनियन, तो भूमध्य सागर, और उसका पानी इतना खारा तैर जाओ, किताब पढ़ो लेट के। ठीक है, तो इस तरीके से होता है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर। कुछ लोग इसे काला सा वो डेड सी भी कहते हैं। हाँ सर। अब जरा देखो, बात ना करें, दैट इज, अगर ओरिएंट किसे कहेंगे? ओरिएंट रिफर्स टू ईस्टर्न वर्ल्ड विच इज मिस्टीरियस, और कैसा है? दैट इज प्री मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, रिफर्स टू ईस्टर्न वर्ल्ड, जो कैसा है? विच इज प्री मॉडर्न, मिस्टीरियस, प्री मॉडर्न और सस्पिशियस। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल भी है, पारंपरिक है, जो जैसे वो काम करता आया है वैसे ही वो नई चीजों को नहीं अपनाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज द न्यू टेक्निक विच वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू द न्यूअर इन्वेंशंस गोइंग ऑन। सर समझ में नहीं आ रहा। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है कि औद्योगिक क्रांति, ये नाम ही चैप्टर का है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। सो इट हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या मतलब है? सो इट हैज मेड टर्बुलेंसी, उथल पुथल मचा दी, यहाँ इसको जीतो उसको जीतो, फ्रांस जीतने निकल पड़ा, फ्रांसीसी कॉलोनी बन गई, तो कहीं डच निकल पड़ा, नीदरलैंड, डच कॉलोनी का गोवा में जाए,
तो आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल, सर होता है अरे वो हाँ सेम ही वही है। नीदरलैंड ही है। तो अब आप समझ में आ गए ना, पुर्तगाली लोग तो इसको स्पेन के थे, पोर्तुगीज हैं स्पेन के, डच हैं नीदरलैंड के, और फ्रांसीसी कॉलोनी क्लाइव लाइट की है। जैसे क्लाइव आया था ना भारत में, तो वो झांसी की रानी और ये सब के, मतलब वो उसने अपनी नीति बनाई थी। अब कुछ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि दैट इज डेवलपमेंट इन इन्वेंशंस and inventions of 19th century। उस समय ये कहाँ पर हुए? वेस्टर्न वर्ल्ड में। प्रोटो किसको कहते हो? सो फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, इसको प्रोटो कहेंगे। दैट इज स्टेपलर किसे कहते हैं? सर जिससे वो स्टेपल करते हैं। कैसे तुम्हें पता था? तो स्टेपलर पर्सन हु शॉर्ट्स wool according to its fiber, the person who shorts wool, जो ऊन की छटाई करता हो, according to अच्छा ऊन, बुरा ऊन, to its fiber। फाइबर किसका ऊन अच्छा है, किस भेड़ का, उसे अलग रखा जाए, उसकी छटाई गिनाई करे, उसे स्टेपलर कहते हैं। ठीक है। फुलर किसे कहते हैं? ठीक है। ए पर्सन हु फुल्स, दैट इज गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग। बस इसका मतलब समझाना है। फुलर, द पर्सन हु गैदर्स cloth by pleating, इसका मतलब समझो। कल भी 3:30 होगी क्लास। What is meaning of fuller in cloth? According to Wikipedia, fulling, also known as felting, tucking, or walking, is a step in woolen cloth making which involves the cleansing of woven or knitted cloth to elicit. जो फुलर का मतलब क्या हुआ कि क्लॉथ में सर जो मैं बताऊं? काम किया जाए। सर मैं बताऊं? ये देखो इसमें दिखाया जा रहा है A फुलर। person who pulls, gathers cloth by pleating। प्लीटिंग है ना, तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये दिखाया गया है। ठीक है। वो देख तलवार देख रही है। कन्वर्टिंग है, इसी में देख। सो दैट इज फेल्टिंग, टकिंग, वॉकिंग। जैसे ऑफन स्पेल्स वर्किंग इज ए स्टेप इन वुलन क्लॉथ मेकिंग दैट इन्वॉल्व द क्लींजिंग ऑफ वुवन टकिंग है और knitted cloth, उसको सफाई करना, to eliminate oil, dirt and other impurities and to make it shrink by friction। कपड़े को क्या है कि किसी भी तरीके से जो काम करते हैं, सब आपको मालूम है, जो स्कॉटलैंड वाले हैं वो कपड़ा बनाने के काम में मजदूरों की तरह लगे रहते थे। फिर बाद में इंग्लैंड ने उसको अपने अंदर में ले लिया, उनके बीच में एक संधि हुई थी। ठीक है। तो उसकी वजह से जो स्कॉटिश लोग जो काम करते हैं, कपड़े की धुलाई या घिसाई, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, फाइन वर्क, और कुछ ऐसा भी वर्क होता है। नॉन वूवन क्लॉथ जानते हो, फेल्ट, ये जैसे डस्टर, ये इसके ऊपर जो क्लॉथ लगा ये सिला नहीं गया, कई लेयर नहीं होती। एक स्कूल का डस्टर है ब्लैक बोर्ड वाला जो व्हाइट कलर का होता है, वो भी फेल्ट कहलाता है। या वही जो है फ्रिज में लगा रहता है, फेल्ट किनारे किनारे में खोलो तो फेल्ट क्या कहलाता है? नॉन वूवन क्लॉथ। तो ये सब है जो फेल्टिंग करना, ऐसे लेयर बनाना, तो वो सब स्कॉटिश लोग करते थे। स्कॉटलैंड के लोग, इंग्लैंड के जस्ट ऊपर है, उसको फुलिंग कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ क्लॉथ मेकिंग समझ लो। अब इसके बाद जैबर किसको कहते हैं? जॉबर वर्ड समझते हो, जो किसी को जॉब दे, हाँ सर। वैसे ही जैबर। अब देखो
तो जैबर क्या है कि ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज टू सर जॉबर मतलब जॉब देने वाला होता है ना? देने वाला। जैबर द पर्सन एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जिसको कहे, क्या होगा? देख लो, एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो रिक्रूट करे, हु रिक्रूट्स न्यू पर्सन, लेबर्स, उस वही दे सकता था लेबर्स। हाँ बोलो। क्योंकि वो नए लेबर को रिक्रूट कर सकता था, क्योंकि वो पता लगाएगा वो किस गांव का है, सब कुछ पता लगा के देगा, ऐसे किसी को भी नहीं दे देता था। क्योंकि कॉटन मिल की बात थी, दिया सलाई लगा के चला जाए, सर रिक्रूट मतलब नए लोगों को जो रखे भर्ती में, तो उसे सब पहचान करनी पड़ती थी, उसको जैबर कहते। तो जो गौमास्ता थे उनको जैबर के पास आना पड़ता। अभी तो बताया तुमको, थोड़ी देर भूल जाते हो। कैसी यादाश्त भाई? अभी लिखवा रहे हो सर? हाँ तो बताया तो नहीं, थोड़ी देर पहले बताया नहीं था जब सब स्टोरी बता रहे तो हमें क्या फिर से लिखो। तो इन मीनिंग एन एजेंट और मिडिल मैन बिटवीन मर्चेंट एंड वीवर, एन एजेंट और मिडिल मैन, बिचौलिया, मिडिल मैन बिटवीन ट्रेडर एंड वीवर, ट्रेडर जो कपड़ा बेचे और वीवर यानी जुलाहा, और मिडिल मैन बिचौलिया। चलिए, फ्लाई शटल किसे कहते हैं? दैट इज, फ्लाई शटल का मतलब है, कभी तुमने हैंडलूम देखा है? हाँ सर। तो जो रोप से चले उसे फ्लाई शटल कहते हैं। हैंडलूम ही है, डिवाइस विच मूव्स बाय रोप्स एंड पुलीज, द डिवाइस विच मूव्स, देख लो इसमें, देख लो फ्लाई शटल, फ्लाई शटल दिखा देता हूं। फ्लाई शटल, According to Wikipedia, the flying shuttle was one of the key developments in the industrialization of weaving during the early Industrial Revolution. ये इस तरीके का होता है कि फ्लाई शटल है, ऐसा दिखेगा, दिखेगा तो इसमें बड़ा टनल दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ऐसे ये पुली से चल रहा है। सर इसमें हो क्या रहा है? कुछ नहीं, ठक 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 फ्लाई शटल है, ऐसे कपड़ा बनता है, ये देखो, ये देखिए, मेकिंग क्लॉथ बाय फ्लाई शटल, और स्पिनिंग जेनी भी देख लो। यस सर। तो ये देखिए कि किस तरीके से बना है, ये सबसे पुराने तरीके का फ्लाई शटल है, इससे आगे चलो, बहुत जरूरी बात है। Getting no rewards wherever you scan and pay. Time to switch to Amazon Pay. Get guaranteed rewards daily. ये देखो, ये धागा है, इसको लगा दिया, ये एक फ्रेमवर्क, इससे कपड़ा बन गया। Very basic. You pass the wet. It's no good. And represents a significant improvement. ये इतने सारे धागे हैं, उसको क्रॉस करा रहा, And the wet goes. और फिर ये देखो, ये So, इसमें पुली लगी हुई है, धागे लगे हैं। ये इंडियन जुलाई इसी से बनाते हैं कपड़ा, इसी को हैंडलूम कहते हैं। ये देखो ऐसे एक धागा बन work गया, it across. एक और, एक एक धागा जोड़ते जाते हैं, समझ में आया? कपड़े में बहुत सारे धागे होते हैं ना, और वो पीछे कपड़ा बनता जा रहा है। And the weavers कहाँ बन रहा were है? keeping it in the family. एक वो उधर जहाँ रुक जा रहा वहाँ कपड़ा बन गया, The winning, उसके आगे जा ही नहीं सकता, business spinning, है ना? and up here, उधर है कपड़ा, weaving. ठीक है? तो इस तरीके से ये आपने देख लिया ना कि फ्लाई शटल किस तरह काम करता है। Much more. और बहुत अच्छा देखना है तो ये देखो, ये फ्लाई का काम होता है। सर 108
ये देखो, अब जैसे ही चालू कर देंगे कपड़ा बनेगा। I've been using this one too. दरिया कालीन सब ऐसे ही बनती So हैं। I'm still working out some of them. ये देखो, ये कपड़ा दिख रहा है तुम्हें स्पष्ट इधर, ये देखो, और दरी का एक लटकन भी दिख रही है। अच्छा आप स्पिनिंग जेनी देखो, ये तो देख ही लिया आपने। सर इसमें बहुत मेहनत लगती है। अरे ये बहुत मेहनती काम है, मशीन तुरंत बना देती है। स्पिनिंग जेनी, सर ये आ तो गया। मतलब ये यही है, इस धागा जिससे बने उसको कहते हैं स्पिनिंग जेनी, ना कि कपड़े बने। ये धागा बनेगा, देखना इतने धागे लिपटते जा रहे हैं, एक चरखा नहीं है, इसमें बहुत सारे चरखे हैं और ये धागे बन रहे हैं। धागा बनना सबसे पहला काम है ना, फाइबर बनेगा तभी तो शटल चलाओगे। तो कॉटन से सीधा बन रहा है, देखना ये सब धागे बन रहे हैं और लपटते चले जा रहे हैं। ये देखो, उसको बटना पड़ता है, जैसे वो दिया की बत्ती नहीं होती है, अगर बटते चले जाओगे तो उससे बनता जाएगा। तो ये स्पिनिंग जेनी है, समझ में आ गया ना। अब देखो कि कुछ चीजें आपको पता चल गई हैं। जेम्स, फिर भी हमने आपको बता दिया जेम्स हैरग्रीव्स कौन था, क्योंकि पूछना भी जरूरी है। तो थोड़ी देर पहले बताया, अब आपसे पूछा जाएगा। तो ये जेम्स हैरग्रीव्स आखिर था कौन? E.T. पॉल कौन था? टू म्यूजिशियन की जिसने बुक लिखी थी। क्योंकि इन नाम पे भी सर मैं बताऊं, देखो। वो जेम्स क्या नाम था, हैरग्रीव्स हाँ। कौन था सर जिसने स्पिनिंग जेनी इन्वेंट की? देख लो, इन्होंने अच्छा बताया है, आप लोग लिख लो। सो द इन्वेंटर ऑफ स्पिनिंग जेनी। सर लिखवा लिया आपने? इन्वेंटर ऑफ स्पिनिंग जेनी, जेम्स हैरग्रीव्स। अब ये देखो, हेनरी पटेलो कौन था? पटूलो, हेनरी पटूलो, है कोई आइडिया? नो सर। हेनरी पटूलो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। He said that the demand for Indian textile could never reduce because no other nation could produce goods of same quality. उसने कहा था यहाँ के कपड़ों की बाजार कभी खत्म नहीं होगी भारतीय कपड़ों की, क्योंकि ऐसा कपड़ा दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं। He was अभी भी सर सबसे ऊपर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था सर अभी भी सबसे ऊपर है। अब बांग्लादेश का हम दूसरे नंबर पे आ गए ना। सर बांग्लादेश झूठ में नहीं है। अभी बांग्लादेश से हम कॉटन ले रहे हैं, मालूम है? फिर से मोदी ने पैक्ट कर लिया है कि तुम कॉटन हमें दो। बांग्लादेश कॉटन की कमी है, हमारे पास मशीन की कमी नहीं है, कम पड़ जाता है कॉटन। कॉटन बहुत महंगा पड़ता है हमें, कॉटन मिल जाए दूसरी जगह से तो हम भी कपड़े बना सकें। तो हमने बांग्लादेश कॉटन की खेती तो इधर भी होती है, कुछ कुछ जगहों पे होती है। तो ही वाज एन ऑफिसर तो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए तो बांग्लादेश रिच है, मालूम है क्यों? मतलब वहाँ 97% साक्षरता दर लिटरेसी रेट, और खूब पैसे वाले भी हैं। क्यों पैसे वाले हैं? क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री टॉप पर है। तो he said demand of Indian textile, इकोनॉमी अच्छी है। हाँ, ही अच्छी इकोनॉमी है। said that demand of Indian textile will never reduce. क्यों नहीं कम होगी? As India produces, ठीक है, जो भी है टेक्सटाइल ऑफ बेस्ट क्वालिटी, टेक्सटाइल
of best quality and no other nation could produce it. यहाँ का कॉटन बहुत अच्छा था and no other nation could produce it. इसीलिए तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर उसको अलग कर दिया गया. नाउ जमशेदजी कौन थे? पारसी लोग जानते हो, ये बहुत पैसे वाले होते हैं. ये लोग क्या करते हैं कि इंसिनरेटर में अपना शरीर जलाते हैं. किसमें? मतलब वो इलेक्ट्रिक में. कुछ पहले ये क्या करेंगे, चीन कौवों के लिए छोड़ देंगे ऊंचाई पर. फिर पारसी सबसे ज़्यादा बम्बई में रहते हैं और वहाँ पर पारसी कम्युनिटी में ही टाटा जी थे. ठीक सर है. इंसुलेटर से अपना क्या शरीर इंसिनरेटर जिसमें भस्म हो जाए शरीर. तो तो जब चीन कौवे खा लेते हैं तो जो हड्डी बचती है उसको इंसिनरेटर में चला देते हैं. डेसिकेटर. इतने अमीरों को भी शरीर खुला छोड़ देते. तो बहुत ये होते हैं. तो ये कौन थे? इन्हीं की हम बात कर रहे थे. इन्होंने ही इंडियन क्रिकेट टीम बनाई थी. पारसी लोग. पारसी कम्युनिटी सबसे पैसे वाली है और कुछ ही लोग हैं. पारसी कम्युनिटी इंडिया में 0.01% है बस. तो जमशेद जी और जीजी भॉय, इनका नाम याद कर लो. जमशेद. सर जमशेद जी टाटा तो गुजरात. देखो जमशेद जी टाटा अभी हैं लेकिन उस समय जीजी भॉय थे. जमशेद जी के जमाने में जमशेद अभी भी लगाते जा रहे हैं. तो लेकिन जीजी भॉय, जमशेद जी इन्होंने क्या किया? ये पारसी वीवर के बेटे थे, इन्वॉल्व इन चाइना ट्रेड एंड शिपिंग. सो ही वाज सन ऑफ पारसी वीवर. ठीक है. और ही वाज इन्वॉल्व इन ट्रेड में इन्वॉल्व थे विद चाइना से माल मंगवाते थे. जैन कम्युनिटी क्यों इतना ज्यादा वो सक्सेसफुल है? क्योंकि जैन अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं. उन्हें नहीं रहता कि घर आना. बिहारियों की तरह उन्हें बीमारी नहीं है कि नॉस्टैल्जिया, अभी घर जाना है, अभी दिवाली पड़ रही तो छठ पूजा. छोड़ गए तो छोड़ गए. और तुम एक थप्पड़ मारोगे, सही मार रहे हैं, बहुत अच्छा मारते हैं आप, बहुत अच्छे हैं, ऐसे चल के निकल जाएगा. कुछ झगड़ेगा नहीं तुमसे जैन. सर ये उनकी सक्सेस का वो है. कभी तुमसे जैन लड़ेगा ही नहीं. लड़ता नहीं हो किसी से. तो मार भी दोगे तो बहुत अच्छा मारे हो आप, बहुत अच्छे हो, ऐसे करेंगे. और जैन में तो तुम ये भी जानते हो कि 5 बजे के बाद खाना नहीं खाना है. सूर्यास्त के बाद बहुत कुछ है. 5 बजे के बाद सूरज. सर वो प्याज नहीं खाते. द्वारिका नाथ टैगोर, महावीर स्वामी उनके जो भी हैं धार्मिक गुरु हैं. अब देखो द्वारिका नाथ टैगोर देखो. समझिए भाई, बात ना करें. बंगाली इंडस्ट्रीज दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये बंगाली इंडस्ट्रियलिस्ट थे. उन्होंने कहा कि भारत तभी विकास कर सकता है जबकि हम ब्रिटिश के वेस्टर्नाइजेशन को अपनाएं. इनका विवादास्पद बयान. सो बंगाली इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है, who believed that India could progress. कब प्रोग्रेस करेगा? Yes, ठीक है. Through westernization and industrialization. Through westernization and industrialization. अच्छा, 2 लोगों के नाम और समझ लें. इसके बाद जे एन टाटा.
कल एक और चैप्टर बता देंगे। ये तो समझ में आ गया ना? हाँ सर, बहुत अब अच्छे इसके से। सवाल कर लोगे? सर कल भी हम इतने आएंगे हाँ और किसी को हाँ, तो बस एक और चैप्टर बता देंगे कल। मजा आता है। सो JN टाटा, बीड़ा जाता है। जमशेदजी नेहरू भाई टाटा। नेहरू बेटा हाँ वही तो मैंने कहा था। अब देखो, सो ये हिज फुट नुसेर वंजी टाटा। देखो इनका नाम है जमशेद जी, जमशेद जी अलग अलग है, और नुसेर वंजी टाटा अलग नाम निकल गया। ठीक है। He set up first iron and steel works in Jamshedpur. He set up first iron and steel. वहां पे इन्होंने क्यों लगाई रिफाइनरी? क्योंकि माइनिंग वहां होती है। सर इनमें से कोई बिजनेसमैन था, उन्होंने अपने बेटे को सर बाहर भेजा था पढ़ने के लिए ताकि वो बिजनेस इंडिया को आगे बढ़ा सके। ऐसा हो सकता है। सेठ, टाटा देखो सेठ हुकुमचंद कौन थे? हुकुमचंद सेठ। सर मारवाड़ी थे। हुकुमचंद, सो मारवाड़ी बिजनेसमैन। फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेट अप इन कलकत्ता। आग लगा दी थी इन्होंने। नहीं लगाई। सर मारवाड़ी, सर ये कहाँ पे थे? ये मारवाड़ तो यहीं पे है ना, मेवाड़ और मारवाड़। हाँ सर। पूरा राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ी तो है। अरे सर है कहाँ ये? राजस्थान में कहाँ? हाँ, दैट इज, ये जो चीज है ये मेवाड़ है। मेवाड़ है नहीं? सर मेवाड़ तो वहाँ है ना, राजसमंद के उधर है ना, मुझे कुछ राजसमंद के उधर है। हाँ सर। उदयपुर साइड। तो ये मारवाड़ होगा फिर। मारवाड़ तो मारवाड़ी बिजनेसमैन। वहाँ थे यहाँ पे। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट इंडियन जूट मिल हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917 में ये काम हुआ। इतना ही रखिए। थैंक यू सर। वेलकम। सुबह कितने बजे? सुबह हाँ सर। सुबह 9 बजे है ना? सर ट्यूजडे है ना कल? हाँ आपका प्रवेश हो जाए ना? क्या? आप सुबह है ना? अच्छा, कल ट्यूसडे ना? यस सर। हाँ सर आपको ही पता नहीं है, आप ही अरे हम शाम को ध्यान